हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो है ईवीएस के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो हमेशा सीटेट में आते रहते हैं। और ये एक प्रैक्टिस सेट है ईवीएस का। तो चलिए हम लोग ईवीएस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं साथ साथ। तो चलिए पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो पहले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप ये याद रखिएगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सारी पीडीएफ अपलोड होती रहती हैं। तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ सारी मिलती रहेंगी। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? उसके होमवर्क को, किसके? बच्चे के गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए ईवीएस में। तो क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मतलब रिपीटिशन, बार बार रिपीट तो नहीं करना होगा किसी होमवर्क को। तो ये तो एक निगेटिव सेंस में बात जा रही है। मास्टरी लर्निंग, देखिए मास्टर वाली लर्निंग भी नहीं करनी हम लोगों को। ठीक है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, देखिए ये तो हो सकता है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ठीक है, सी ऑप्शन हो सकता है। और डी ऑप्शन क्या है? समय का सदुपयोग। देखिए होमवर्क और समय के सदुपयोग का कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं आपस में। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। जब लंच हुआ उसके बाद आप देख रहे हैं, आप टीचर हैं, आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो बताइए आप क्या करेंगे। देखिए ऑप्शन देखिए। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। क्या आप ये कहेंगे? नहीं, हम लोग ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अब देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ये तो सही लग रहा है थोड़ा सा। सी क्या है? प्रकरणों को तुरंत बदल देंगे। अच्छा ऐसा तो नहीं करेंगे, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत थोड़ी बदल देंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी नहीं होगा। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। अरे भाई अभी लंच हुआ है, बच्चे खा पी कर खेल कर आए हैं, अब क्यों उनको बार बार खेलने ले जाएंगे? पढ़ाई भी तो जरूरी है। तो ये भी नहीं होगा। जो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर, किस पर? बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। बताइए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं इनमें से। चलिए देखते हैं ऑप्शन। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, पुस्तकालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ प्रमुख संसाधन पूछे गए हैं। तो देखिए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन ये भी होगा। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी भी हो सकता है। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण ये भी हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा ये तीनों ही सही हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, इसका कारण क्या है बताइए। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। ऑप्शन ए में अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन बी में क्या है? इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। या ऑप्शन डी, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अब देखिए अपनी गर्दन अधिक अत्यधिक हिलाते हैं, तो इसका देखिए रीजन क्या होता है। इसका रीजन ये होता है जो पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो एक जगह स्टेबल होती हैं, तो अपनी आंखें वो हिला नहीं सकते हैं, तो इसलिए अपनी जो मुंडी है, अपना सर है, वो ही इधर उधर हिलाते हैं। इसका रीजन ये होता है। अब देखिए कहाँ पर रीजन है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। ठीक है। और वो घूम नहीं सकते हैं, इसलिए पक्षी अपना सर हिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
मतलब आसपास के पौधों का अवलोकन करेंगे और बच्चों को क्या करना चाहिए ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए ऑप्शन क्या है, समझना है कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन बी क्या है, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन सी, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। या ऑप्शन डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। अब देखिए अगर आसपास आप पौधों के अवलोकन के लिए जाएं किसी या किसी बच्चे को भेजेंगे, तो ये तो देखो जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ना, वहाँ बच्चों से ये कहेंगे आप उनकी ऊंचाई नापें, ठीक है, उनमें जो स्मेल आ रही है उनको पहचानें, उगने के स्थान देखें या उनकी पत्तियों का कलर देखें। तो सबसे अच्छा ये ऑप्शन होगा। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करें। तो सबसे अच्छा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, मतलब कोई ऐसी कोई वस्तु है ये, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, वह यहाँ निकल ही नहीं पा रही है, ठीक है, यहाँ पे नहीं निकल पा रही है, केवल यहाँ रह जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई किरण निकल जाती है उसको बोलते हैं पारदर्शी। अगर कोई नहीं निकल पाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपारदर्शी, मतलब उसके पार नहीं जा पा रही है, यानी कि ओपेक, ठीक है, इसको बोलेंगे ओपेक। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ लिखा है देखिए, ऑप्शन ए में ही लिखा है ओपेक या पारदर्शी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो क्या पूछा है, किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, किसकी पहचान, मलेरिया की। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी में मलेरिया परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम, देखिए लिखा भी है प्लाज्मोडियम की पहचान के लिए। या ऑप्शन बी देखते हैं, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन सी, रक्त में मच्छर के लार्वे। या ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। देखिए जब मलेरिया होता है तो हमारे जो आरबीसी में प्लाज्मोडियम परजीवी रहता है, अगर वो हम लोग के आरबीसी में मिल जाता है टेस्ट में, तो इसका मतलब हो जाता है हम लोग को मलेरिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए खाली स्थान दिया है, के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। देखिए आपने देखा होगा एक्वेरियम में एक पंप रखा जाता है जिससे बुलबुले उठते रहते हैं, आपको देखने में बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वो सजावट के लिए नहीं होता है। वो किस लिए होता है, वो होता है बाहर की ऑक्सीजन अंदर पानी में घुलने के लिए। जब पानी में ऑक्सीजन घुल जाएगी तो मछलियां अच्छे से सांस ले पाएंगी, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए है सांस लेने के लिए। तो उसका मतलब रीजन यही होता है कि बाहर की ऑक्सीजन पानी में घोलने के लिए। अब देखिए क्या ऑप्शन है, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। देखिए कार्बन ऑक्साइड क्यों उपलब्ध कराएंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए, हाँ ये बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, भाई मनोरंजन के लिए क्यों बैठेगा भैंस पर। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। भैंस बगुले की क्यों मदद करेगी, बगुला तो उड़ के भी जा सकता है तो ये भी नहीं होगा। बगुला भैंस को डराना चाहता है, भाई क्यों डराना चाहेगा भैंस को। देखिए जो बगुला इसलिए भैंस पर बैठता है, बगुला जब भैंस के पीठ पे बैठता है तो जो भैंस के ऊपर कीड़े लगे होते हैं वो बगुला खा लेता है, जिससे भैंस को भी फायदा होता है, उसके कीड़े हट जाते हैं, जो उसके स्किन में कीड़े होते हैं, जू टाइप के कीड़े होते हैं। तो इनका जो संबंध होता है वो होता है सहजीवी का। तो देखिए ऑप्शन ए में यही लिखा है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, बताइए। देखिए सबको ही आता होगा, ये सबको ही पता होगा, जिसको नहीं पता है चलिए बता देता हूँ, वो होती है लीवर। क्या होती है, लीवर होता है सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए लीवर। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए यहाँ क्या लिखा है, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला, गांधी ग्राम होगा यहाँ पर, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, यानी कि हैदराबाद में क्या है, आंध्र प्रदेश में है हैदराबाद, वहां जाना चाहता है। देखिए कहाँ कहाँ जाना चाहता है, पहले भोपाल जाएगा फिर हैदराबाद जाएगा। उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी, पहले दक्षिण दिशा में,
और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। देखिए चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखें, ये इंडिया है मान लीजिए, और यहाँ पे है गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, ये ऐसा इंडिया है ना, यहाँ पे है गुजरात। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश है वो बिल्कुल मध्य में है, और हैदराबाद यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, हैदराबाद बिल्कुल नीचे है। अब देखिए गुजरात से जब इधर जा रहा है, कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। अब देखिए गुजरात से इधर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है ईस्ट की ओर। कहाँ जा रहा है? ईस्ट, इधर ईस्ट है, ईस्ट की ओर जा रहा है। और जब यहाँ मध्य प्रदेश पहुंच गया उसके बाद उसको जाना है हैदराबाद, तो वो नीचे जाएगा। नीचे क्या होता है? नीचे होता है साउथ की ओर। तो पहले जाएगा ईस्ट की ओर, फिर जाएगा साउथ की ओर। यानी कि पहले जाएगा पूर्व की ओर, फिर जाएगा दक्षिण की ओर। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। देखिए ऑप्शन बी, देखिए पहले जाएगा पूर्व दिशा में, फिर जाएगा दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जा रही है। कहाँ जा रही है? केरल जा रही है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। वो उसका जो होम टाउन है वो है शिमला, वहां ऊंचे वृक्ष अलग है, लेकिन केरल के ऊंचे वृक्ष अलग है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? देखिए जो केरल में जो वृक्ष हैं, सबसे ज़्यादा जो पेड़ उगते हैं वो होते हैं नारियल के। बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचे होते हैं, उसमें नारियल लगते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं। तो केरल में क्या है? नारियल के पेड़। तो रिहाना ने कौन से पेड़ देखे थे? रिहाना ने देखे थे नारियल के पेड़। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गोबर का। देखा होगा आप, गांव में जाते होंगे तो फर्श उसमें लीपा जाता है गोबर से। बताइए किस लिए किया जाता है? अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि मतलब फर्श अच्छा दिखे इसलिए किया जाता है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। इसका जो रीजन है ना, गांव में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आया करते हैं। जब हम लोग फर्श में गोबर का लेप कर देते हैं तो कीड़े मकोड़े से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े वहां फिर आना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कीड़े मकोड़े दूर रहें घर से, इसलिए हम लोग लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वे चिकनी रहे? नहीं। घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए? बिल्कुल नहीं। दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो? ये भी नहीं होगा। जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा कीड़ दूर रहें। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यदि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो यह पक्षी हो सकता है। बताइए कौन सा पक्षी सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ, कुछ को पता भी होगा। तो सबसे ऊंची डाल पर जो पक्षी घोंसला बनाता है, याद रख लीजिएगा, वो होता है कौवा। कौन होता है? वो होता है कौवा। तो कभी पूछा जाए एग्जाम में सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, वो होता है कौवा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौवा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एस्कीमो अपने घर इग्लू से बनाते हैं। इग्लू देखा होगा आपने, ऐसा ऐसा टाइप का होता है इग्लू, है ना। ये बर्फों में बनाया जाता है, जहाँ बर्फ पड़ती है वहां पे बनाते हैं। अब ये इसका पूछा गया है, इसका कारण क्या है, इसका बनाने का कारण क्या है? अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में क्या है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। ऑप्शन बी देखते हैं। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन सी, बर्फ मुफ्त मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। भाई ये तो नहीं होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, ये भी नहीं होगा। देखिए जो सबसे अच्छा इसका जो ऑप्शन होता है ना, जो इसका ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही होगा। क्या लिखा है? बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। देखिए जो बर्फ होती है, जब इग्लू बनाया गया, अब हम लोग इग्लू के अंदर आ गए हैं, तो जो अंदर की जो गर्मी है, जो हमारे शरीर की गर्मी है, वो इग्लू के बाहर नहीं जा पाती है, और वो सारी गर्मी अंदर ही ट्रैप रहती है। तो अंदर इग्लू गर्म रहता है, भले बर्फ का बना हो, लेकिन वो इग्लू अंदर गर्म रहता है। तो इसका रीजन यही है, अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं जाने देती, इसलिए अंदर गर्म रहता है। इसलिए हम लोग बर्फीले इलाकों में इग्लू बनाते हैं। समझ गए आप? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? दो धातुओं मतलब मेटल का। यह दो धातु कौन सी हैं? तो बताइए कौन सी है? ये बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये वाला तो बहुत ही आता है। तो मैं बता दूं, वो जो ब्रॉन्ज है यानी कि कांसा है, वो दो धातुओं का मिश्रण है, वो है तांबा
और टिन। क्या है? तांबा और टिन। ठीक है, याद रहेगा, तांबा और टिन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा और टिन। कि आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, जो कांसा है वो तांबा और टिन का मिश्रण है। तांबा और टिन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? देखिए, जो कैक्टस के बीच अपना घोंसला बनाता है वो होता है फाख्ता। क्या होता है? फाख्ता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फाख्ता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। क्या मीरा क्या खा रही है? फास्ट फूड टाइप खा रही है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है, यानी कि उसमें आयरन की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये पूछा गया है। तो देखिए, जो फास्ट फूड खाएगा वो तो मोटा हो जाएगा, ठीक है, और जिसमें आयरन की कमी हो जाएगी, जो बिना आयरन वाला खाना खा रहा है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? वो हो जाता है खून की कमी का रोग, उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है। तो मीरा को हो रहा मोटापा और दिव्या का हो रहा एनीमिया। तो इसका ऑप्शन क्या है? देखिए, सी ऑप्शन देखिए, मोटापा और एनीमिया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताइए, सिमली जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? देखिए, जो सिमली है ना, बताइए किस राज्य में है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, जो सिमली है वो है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में? इंडिया में टाइगर रिजर्व की संख्या है 50। कितनी है? 50। और जो सिमली है वो है उड़ीसा में। अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो बता देता हूँ, वो जो राज्य है वो है तेलंगाना। कहाँ पर है? तेलंगाना में। क्या है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, अमराबाद। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो यहाँ पे हम लोग के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप कमेंट बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पे PDF इसकी आ जाएगी। धन्यवाद।